नमस्कार दोस्तों, हर संडे की तरह आज भी आपके साथ हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि जब मैं कोई वीडियो बनाता हूँ और उसके ऊपर आप जैसे लोगों से कुछ सवाल आते हैं जिसका जवाब मैं देने की कोशिश करता हूँ। मेरी कोशिश यही रहती है कि जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर है वो अच्छा फूले बढ़े, और जो रिज़र्व बैंक के अभी रूल्स एंड रेगुलेशन बदल रहे हैं उसमें हम लोग कंप्लायंस के स्टेज पर पहुँचे, हम लोग अच्छा काम करें। और अच्छे काम में अगर कोई तकलीफ़ आपको आती है तो उन तकलीफ़ों को दूर करना, इसके उद्देश्य से मैं ये माय व्यूज़ चैनल पे हर संडे को एक विषय लेकर के आपसे बात करते रहता हूँ। आपका बहुत प्यार मुझे मिल रहा है और बहुत से लोगों ने इसकी सराहना की है कि मैं जो वीडियो करता हूँ वो इंग्लिश और हिंदी में होते हैं, क्योंकि रिज़र्व बैंक के गाइडलाइंस इंग्लिश में होते हैं और देश के पूरे राज्यों में हिंदी समझी तो जाती है और इंग्लिश जो है वो इसेंशियल लैंग्वेज है, क्योंकि जो रेगुलेटरी गाइडलाइंस आती है वो इंग्लिश में है। आप जानते होंगे कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया पिछले 3-4 सालों में पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री को और अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग इंडस्ट्री को भी अलग अलग वायलेशंस के लिए पेनल्टी लगाते आई है। ये पेनल्टी की वजह क्या है कि हम लोग जो रेगुलेटरी गाइडलाइंस है उन गाइडलाइंस का पालन हम लोग ठीक तरह से करते नहीं हैं और इस वजह से पेनल्टी होती है। आज मैं एक स्पेशल सब्जेक्ट पे बात करने वाला हूँ जो हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक पे कुछ ज़्यादा मटेरियल कहीं उपलब्ध नहीं है। हालांकि रिज़र्व बैंक ने इसके ऊपर 5-6 निर्देश दिए हुए हैं और आखिरी निर्देश जो था वो 16 या 18 में था। ये सब्जेक्ट है मास्टर डायरेक्शंस ऑन फ्रॉड रिपोर्टिंग। भाई हमारा बिज़नेस ही ये है कि हम लोग पूरी टीम मिलके काम करते हैं, लेकिन हम कस्टमर्स से भी डील करते हैं। तो कई बार हम लोगों के पैसों से जब बैंकिंग करते हैं तो उसमें कहीं गलत तत्व आ जाते हैं और इस पैसों का गलत तरीके से इस्तेमाल होता है। तो फ्रॉड, ये जो सब्जेक्ट है, फ्रॉड इज़ अ वेरी डेलिकेट सब्जेक्ट एंड टिपिकल मेंटालिटी ये होती है कि भाई फ्रॉड अगर हो जाता है तो हम उसको छिपाने की कोशिश करते हैं। वजह यह है कि यार मेरी बैंक की बदनामी ना हो। लेकिन आपने देखा होगा, अगर आप फ्रॉड का सर्कुलर सही तरीके से पढ़ते हैं, जो मास्टर सर्कुलर जो है 2015 का, वो अगर पढ़ते हैं तो आपको ध्यान में आएगा कि भाई फ्रॉड रिपोर्टिंग को इतना महत्व क्यों दिया गया है। पिछले साल और उसके पिछले साल 2020 और 2021, इन बोथ दीज ईयर्स several cooperative banks were punished for not reporting the fraud in time. Now fraud तो हो गया, fraud को हम छुपाने की कोशिश करते हैं या किसी तरह रफा दफा करने की कोशिश करते हैं। This is something not expected. फ्रॉड इज़ इनएविटेबल। जब तक महाभारत के काल से फ्रॉड चलते आ रहे हैं, तो अगर आपके बैंक में फ्रॉड होता है तो डरिएगा मत, डरने की ज़रूरत नहीं है। क्यों डरने की ज़रूरत नहीं है? क्योंकि आपको अगर रेगुलेशन अच्छी तरह से मालूम है तो आप डरोगे नहीं, फ्रॉड को एनालाइज करोगे और दोबारा इस तरह का फ्रॉड ना हो इसके लिए आप इंतज़ाम करेंगे। आई मीन बेसिकली फ्रॉड इज़ समथिंग विच इज़ occurring and I'm not going to talk on the database which is available in the Reserve Bank of India's various reports। कितने फ्रॉड हुए हैं, कितने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में हुए हैं, कितने कमर्शियल बैंक में हुए हैं। लॉट ऑफ थिंग्स आर अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन। if at all you want to understand, simply read the last year's trends and analysis report of Reserve Bank of India. You will get to know how the frauds are not decreasing. Of course there is a quantum decrease somewhere, but then frauds will keep on happening because to me हाथ की सारी उंगलियां एक जैसी तो होती नहीं है। तो गलत एलिमेंट जो है वो अपने बैंक में भी होते हैं और बाहर भी होते हैं। सो ये जो गलत एलिमेंट या रॉन्ग एलिमेंट्स हैं वो किसी तरह से जल्दबाजी में पैसा बनाना चाहते हैं और वो आपको धोखा दे के पैसा बनाते हैं। इसलिए मैं आज फ्रॉड्स के ऊपर बात करने वाला हूँ। फ्रॉड का मेरा फोकस यही रहेगा कि आप फ्रॉड का जो रिज़र्व बैंक का एक्सपेक्टेशन है वो आप समझो,
सबसे बड़ा एक्सपेक्टेशन रिजर्व बैंक का ये है, मैं शुरू में आपको बता देता हूँ कि दे एक्सपेक्ट दैट व्हेनेवर देयर इज़ अ फ्रॉड you report within the prescribed time limit. What is the prescribed time limit? That of course I'll share. You might be reading that particular circular and submitting the reports. There are of course couple of controversies in the circular, that also I will touch upon. But then end of the day, it's extremely important that the master directions on fraud reporting are followed and complied by you, so as to avoid any penalization from Reserve Bank of India on your bank. You will find that there is either a delay in reporting a fraud or a non-reporting of the fraud. Non-reporting of the fraud and then its detection by either your auditors or by Reserve Bank of India's inspection is doubly punishable. Doubly punishable in what sense? You lose your credibility and you invite a huge regulatory risk which has to be avoided. Of course, 2016-17 onwards, the reporting of the fraud has been online. All the frauds are required to be reported online. A couple of frauds are not required to be reported online. Many quantums have been prescribed. So what I will try to do is that I will try to touch upon the subject in a very methodical way, so as you understand. After watching this video, you will understand what it is and how it has to be reported. I will be virtually referring to the circular that has been issued by Reserve Bank of India. Because circular is very big and you need to understand how to classify a fraud and how to really report the fraud. Classification and reporting is the circular that's very important. While moving ahead on the subject, it's extremely important, fraud किसे कहा जाएगा. रिजर्व बैंक ने एक चीज़ कही है कि भाई जब भी कोई फ्रॉड होता है, डेकॉइटी होती है या रॉबरी होती है, ये सब आपको रिपोर्ट करना है. लेकिन डेकॉइटी और रॉबरी, आपके यहाँ पे अगर कोई चोरी होती है तो ये फ्रॉड रिपोर्टिंग में कवर नहीं होता है. लेकिन फ्रॉड होता है तो उसे रिपोर्ट करना ज़रूरी होता है. आई विल बी जस्ट टचिंग अपॉन कपल ऑफ concepts in fraud. And why do they want insist on a timely reporting? It's because you are a part of a sector, the banking sector. तो आपके यहाँ पे कुछ फ्रॉड हो गया और उस फ्रॉड का अगर आपने रिपोर्ट नहीं किया तो ये जो फ्रॉड करने वाला बंदा है कहीं जाके उसी तरह का फ्रॉड कर दे. तो रिजर्व बैंक ये चाहती है कि whenever there is a fraud in a particular way, particular method, it is important for Reserve Bank of India to inform all the bankers as to how a particular fraud that has occurred in a particular bank, and therefore you have to report a fraud with a modus operandi. किस तरह से हुआ है ये फ्रॉड, ये आपको रिपोर्ट करना काफ़ी ज़रूरी है. उसकी वजह यही है कि रिज़र्व बैंक का जब एनुअल इंस्पेक्शन आता है तब आपका फ्रॉड रिपोर्टिंग जो उसके जो मायने हैं या उसके जो रूल्स हैं वो रिज़र्व बैंक के इंस्पेक्टर लोग देखते हैं. तो इसके लिए पूरा जो कंसेप्ट है मैं एक 10-15 मिनट में आपको समझा दूंगा. तो आपको जो रिपोर्टिंग करना है, या आप अगर 2015 का मास्टर सर्कुलर पढ़ते हो तो मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आप समझो और इसको रिपोर्ट करो. मैं सिर्फ कुछ चीज़ों पे थोड़ा अलग से बात करूँगा, क्योंकि क्या है कि हर फ्रॉड को सर्टन क्वांटम के ऊपर आपको पुलिस के पास जाना ज़रूरी है. वहीं पे हम डरते हैं. वहीं पे डरते क्यों है कि देयर इज़ अ प्रॉवर्ब इन मराठी, चोर सोडून संन्यासाला फाशी. व्हाट दिस प्रॉवर्ब मीन्स इज़ दैट जिसने चोरी किया है उसको छोड़ के पुलिस वाले जिसने चोरी नहीं की है उसको ही पकड़ को धोते हैं. In the sense that if you are complaining of fraud, the first question that the police authority raises is about your people, the errors committed by your people, and they may or may not find the thief, but they will virtually harass your people. And therefore, normally a banker thinks twice before going to the police authorities. But given these instructions, you have no choice but to go to them. अभी इस सर्कुलर में एक थोड़ी सी हंसने वाली बात है कि भाई 10,000 का कैश शॉर्टेज आ गया, 10,000 रुपये का, छोटी अमाउंट है, उसको भी फ्रॉड रिपोर्ट करो. अगर वो कुछ टर्म्स उसके जो इंटेंशंस है वो अगर गलत है तो उसको रिपोर्ट करना है. पुलिस के पास जाके देखो आप,
कि मुझे 10,000 का फ्रॉड रिपोर्ट करना है, भगा देते आपको। वो क्यों भगा देते हैं? ये रिजर्व बैंक सुनता नहीं है। लेकिन छोटे फ्रॉड के लिए या इसके लिए पुलिस डू नॉट एंटरटेन यू। नाउ इफ पुलिस डू नॉट एंटरटेन यू, लेट मी टेल यू, देयर इज अ वे आउट। एंड व्हाट इज द वे आउट विच इज़ नॉट डिस्क्राइब्ड इन दिस सर्कुलर? अगर आपके फ्रॉड की कंप्लेंट पुलिस लेने से रिफ्यूज़ करती है, you can move to a judicial magistrate under section 156 of the Criminal Procedure Act, I mean IPC, whereunder you can tell the magistrate that the police is not accepting our complaint, the police complaint, because they consider that this is a flimsy fraud. Once you go to the judicial magistrate, the judicial magistrate takes a view of your decision and orders the concerned police station to accept your complaint. हम लोग अगर रिजर्व बैंक को बता रहे हैं कि यार ये पुलिस हमसे कंप्लेंट नहीं ले रहा है, गलत बात है। आपको रास्ता है, आपको उस रास्ते का इस्तेमाल करना है या नहीं करना है, आपकी सोच पे है। रिपोर्टिंग जो आया है उसमें दिक्कत ऐसी आ रही है कि अगर एक्स अमाउंट का फ्रॉड है और आपको अगर ऑनलाइन अपलोड करना है और आपके पास अगर FIR नंबर नहीं है तो XBRL में अपलोड ही नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि यू हैव नो चॉइस but to go to police authorities. Coming back to the basic concept of classification of fraud, रिजर्व बैंक ने कुछ 5-6 एरियाज दिए हैं। उसमें अगर कोई घटना होती है तो then you have to ensure that you report that as a fraud. They are talking of misappropriation of funds and criminal breach of trust. अगर आपके यहाँ किसी ट्रांजैक्शन भी हुआ है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है या फिर मिसअप्रोप्रिएशन हुआ है, आपके बोरोवर ने किया है मिसअप्रोप्रिएशन, तो आपको वो फ्रॉड कवर करना चाहिए। फोर्स इंस्ट्रूमेंट करके इंस्ट्रूमेंट को फोर्ज करके आपके यहाँ से पैसा निकाला गया है, मैनिपुलेशन ऑफ बुक्स अगर हुआ है तो, और फिक्टिशियस अकाउंट अगर ओपन किए गए हों आपके बैंक में, फिक्टिशियस अकाउंट से नहीं, झूठे अकाउंट, झूठा KYC, झूठा पैन, झूठा आधार कार्ड दे करके अगर अकाउंट खोला है तो दैट्स अ फ्रॉड दैट यू हैव टू रिपोर्ट। एंड कन्वर्जन ऑफ प्रॉपर्टी, वर्किंग कैपिटल को दिया गया पैसा अगर कहीं और इस्तेमाल किया गया बोरोवर के द्वारा, सो दैट्स अ डाइवर्जेंस, दैट्स अ कन्वर्जन ऑफ अ प्रॉपर्टी, बिकॉज यू ग्रांट वर्किंग कैपिटल ऑलवेज अगेंस्ट दी स्टॉक एंड डेटर्स। उसमें अगर कुछ गलत काम करते हैं तो आपको वो फ्रॉड रिपोर्ट करना ज़रूरी हो जाता है। एक सबसे इंटरेस्टिंग बात उन्होंने कवर की है वो ये है कि अनऑथोराइज क्रेडिट फैसिलिटीज़ एक्सटेंडेड। तो मतलब ये है कि almost in every bank there is a delegation of authority, and this delegation of authority authorizes your branch heads or the key executives to sanction certain loans in certain fashion. Quantum may vary from bank to bank, but at the same time अगर किसी बंदे को 25 लाख के आपने डेलीगेशन दिया है और वो बंदा 50 लाख का लोन सैंक्शन करता है, that's a fraud. Banks normally cover this under abuse of delegated authorities and they don't report that as a fraud. No, you can't do that. You must report this as a fraud to Reserve Bank of India by filing a police complaint. लेकिन यहाँ पे हमारी इज्जत का पूरा पंचनामा हो जाता है। हमारे ही बंदे ने, अंदर वाले बंदे ने उसके डेलीगेशन का गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है, तो तुम्हारी रेपुटेशन, मार्केट रेपुटेशन क्या हिट हो जाती है। इसलिए लोग डरते हैं। लेकिन there is no point in pushing the issues under the carpet. It's extremely important that you put everything above the carpet. You be above board. If you are above board, there's nothing to worry for your particular bank. Negligence and cash shortage, this is a little disputed area. Then cheating and forgery, irregularities in foreign exchange transactions, ये classification रिजर्व बैंक ने प्रिस्क्राइब कर दिए हैं। और कैश शॉर्टेज अगर 10,000 के ऊपर है तो वो ये चाहते हैं कि वो आपको फ्रॉड करके रिपोर्ट करना है, और इसमें इंटेंशन अगर प्रूव हो जाता है, चीटिंग का है या फ्रॉड का है, जो भी आपका बंदा ये 10,000 के ऊपर कैश शॉर्टेज का इंटेंशन अगर प्रूव हो जाता है तो आपको ये फ्रॉड रिपोर्ट करना है। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात उन्होंने कही है कि भाई 10,000 का फ्रॉड हो गया, रिपोर्ट करो, लेकिन वो रकम उन्होंने 5,000 कर दी है अगर ये कैश फ्रॉड किसी इंस्पेक्शन ने और किसी ऑडिटर ने अगर निकाली है तो ये रकम 5,000 की है। इसका मतलब ये है कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अगर या ड्यूरिंग योर रूटीन ऑडिट अगर ये कैश शॉर्टेज 5,000 का भी है तो उसको आपको फ्रॉड करके रिपोर्ट करना है। लेकिन इसमें इंटेंशन टू चीट हैज़ टू बी प्रूवन। गलती अलग बात है, गलती कर दी किसी को, आपके कैशियर ने 10,000 रुपये एक्सेस दे दिए,
गलत हो गया, इंटेंशन चीटिंग का नहीं है। यू हैव टू क्रिएट एन एविडेंस दैट द इंटेंशन टू चीट वाज नॉट देयर। So the report which the branch will send to head office has to have that particular element, that there is no intention to cheat. बंदा जो हमारा कैशियर जो है वो अच्छा है, उससे गलती हो गई है, एंड देन यू ट्राई टू रिकवर दी अमाउंट सब्सिक्वेंटली। अगर इंस्ट्रूमेंट फोर्ज आ जाता है, फोर्ज इंस्ट्रूमेंट अगर आपके यहाँ से पे होता है, चेक में फोर्जरी हो गई है, आपके बंदों ने ठीक से देखा नहीं, अमाउंट पे हो गया, देन collecting banker is not required to report the fraud. It is the paying banker which has to report the fraud. लेकिन कलेक्टिंग बैंकर को रिपोर्ट फ्रॉड करने के लिए कुछ इंस्टेंसेस दिए हैं। अगर ये इंस्टेंसेस होते हैं तो वो कलेक्टिंग बैंकर को भी एफएमआर करना ज़रूरी है। फ्रॉड रिपोर्टिंग मैकेनिज्म क्या होगा? अगर ब्रांच में आपके फ्रॉड हो जाता है तो ब्रांच को एफएमआर डायरेक्टली नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? हर ब्रांच अपना अपना करते रहेगी तो तुम्हारा कंट्रोल ही नहीं रहेगा। तो ये सर्कुलर ही ये कहता है कि जो फ्रॉड रिपोर्टिंग मैकेनिज्म है दैट हैज टू बी कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय हेड ऑफिस। ब्रांच हैज टू रिपोर्ट टू हेड ऑफिस एंड देन हेड ऑफिस हैज टू सबमिट ऑल दी फॉर्म्स। अगर आपके ब्रांच में चोरी हो जाती है, डकैती हो जाती है, आपके कैशियर के कनपटी पे बंदूक लग के कोई कैश लगा के कोई कैश लेके जाता है, तो आपको FMR 1 फ्रॉड रिपोर्टिंग नहीं करना है। लेकिन देयर इज़ FMR 4 where you have to inform your regional office as to what the incidents was। सबसे बड़ी चीज़ उसमें ये हो जाती है कि 1 लाख के नीचे के जो फ्रॉड्स है वो आपको क्वार्टरली रिपोर्ट में कवर करके भेजने हैं कंसोलिडेटेड फॉर्म में। 1 लाख से 25 लाख तक जो है फ्रॉड अगर होता है तो आपको रीजनल ऑफिस को इन्फॉर्म करना है FMR 1 के थ्रू। FMR 1 इज़ अ फॉर्मेट थ्रू विच यू हैव टू रिपोर्ट विद इन 3 weeks फ्रॉम दी डेट ऑफ डिटेक्शन। ऐसा है कि 2015 में कई जगह आपका फ्रॉड हो गया और जो 1 लाख या 25 लाख के ऊपर है, 1 लाख और 25 लाख के बीच में है, और आपको 2022 में ध्यान में आया, तो डेट ऑफ डिटेक्शन इज़ अ वेरी की थिंग। ये जो डेट ऑफ डिटेक्शन है वो डेट ऑफ डिटेक्शन से आपको 3 weeks दिए गए हैं, वो 3 weeks के अंडर रिपोर्ट करना है। अगर ये अमाउंट 25 लाख के ऊपर हो जाती है देन यू हैव टू सेंड अ ड्यू लेटर ऑल्सो। द ड्यू लेटर हैज़ टू बी सेंट विद इन 7 days informing certain basic things about the fraud that have taken place। अभी तो ये XBRL में है, और ये बड़ा फ्रॉड अगर होता तो आपको बैंगलोर में ऑनलाइन आपको रिपोर्ट करना है। और फ्रॉड में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये देखनी है कि आप जिन लोगों को पैसा देते हो, स्पेशली द वर्किंग कैपिटल लिमिट्स, ये जो बोरोर्स है ये अगर काइट फ्लाइंग करते हैं, बोगस चेक्स देते हैं, स्टॉक स्टेटमेंट्स झूठा देते हैं, स्टॉक नहीं है लेकिन स्टॉक दिया है, या फिर डाइवर्जन करते हैं लेकिन डिस्पोज ऑफ कर देते हैं हाइपोथिकेटेड स्टॉक, और उनका खुद का बिजनेस वो निगलेक्ट करते हैं। यू हैव एक्सटेंड, यू आर अ वर्चुअल फाइनेंशियल पार्टनर इन फॉर द बोरोर, वॉट एवर बी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बोरोर, आप उसमें पार्टनर होते हैं। एज अ लेंडर यू आर अ पार्टनर, एंड देन इफ द पर्सन और द बोरोर हु इज रनिंग द यूनिट ही डजंट शो इंटरेस्ट, ही क्रिमिनल निगलेक्ट करता है और बैंक का पैसा स्टेक को लग जाता है, दैट ऑल्सो इज कवर्ड एज अ फ्रॉड। इफ द यूनिट बिकम सिक एंड NPA, यू हैव टू रिपोर्ट दैट एज अ फ्रॉड बिकॉज दिस इज कॉजिंग फाइनेंशियल लॉस टू द बैंक। इसलिए आपको ये इसका फ्रॉड रिपोर्ट करना ज़रूरी होता है। एक ज़माना था कि अगर किसी बंदे ने आपके बैंक में फ्रॉड करने की कोशिश की, फ्रॉड हुआ नहीं है, देयर इज़ नो फाइनेंशियल लॉस टू द बैंक, बट देन समवन हैज़ अटेम्प्टेड टू डिफ्रॉड द बैंक, इन विच केस पहले ऐसा था कि ये भी आपको रिपोर्ट करना पड़ता था। लेकिन अभी जो नए गाइडलाइंस है 2015 के, इसमें केसेस ऑफ अटेम्प्टेड फ्रॉड आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यू हैव टू ऑब्टेन अ रिपोर्ट, प्लेस इट बिफोर your audit committee, take a review, amend the systems, plug the loopholes in your system. That's the way this attempted frauds are required to be dealt with। फ्रॉड अगर हो जाता है उसमें अगर आप सही टाइम पे रिपोर्ट करते हो, जो टाइम फ्रेम दिया गया है उसके अंदर रिपोर्ट करते हो, तो आपको प्रोविज़न तो करना है लेकिन आपको 4 क्वार्टर मिलते हैं, यानी 1 साल मिलता है। लेकिन अगर आप इफ़ यू फेल टू रिपोर्ट द फ्रॉड
to Reserve Bank of India within prescribed time, then you have to make provision instantaneously, immediately. और इसलिए आपको ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। रिपोर्टिंग के लिए देर आर 4 FMRs। FMR 1 जो है वो बेसिक रिपोर्टिंग के लिए आपको इस्तेमाल करना है। FMR 2 है, उसमें आपको जो आपके फ्रॉड आपने रिपोर्ट किए हैं और जो क्लोज नहीं हुए हैं, आउटस्टैंडिंग है, उसका आपको क्वार्टरली रिपोर्ट FMR 2 में देना है। FMR 3 में आपको क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट देना है, और FMR 4 जो आता है उसमें आपको डकैती या ये जो चीज़ें हैं ये आपको FMR 4 में आपको इन्फॉर्म करनी है। नाउ व्हाई दिस इज़ एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट एंड इम्पॉर्टेंट फॉर द सिंपल रीज़न इज़ दैट ये रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड जो है क्वार्टरली या ईयरली, इसमें क्वार्टरली रिपोर्ट में आपको 4 रिपोर्ट नहीं करने हैं, 3 ही रिपोर्ट करने हैं। क्यों 3 रिपोर्ट करने हैं? 31 मार्च का क्वार्टरली रिपोर्ट नहीं ज़रूरी, क्योंकि देयर इज़ अ एनुअल रिपोर्टिंग and therefore you don't have to report a quarterly report for 31st of March. You have to submit an annual report before 30th of June as of March. So that is something which is very important to note. And then Reserve Bank, within the same circular, Reserve Bank of India has advised the banks to form a special committee of the board monitoring high value of fraud, जहाँ पे 1 करोड़ के ऊपर, I mean the fraud is above 1 crore of rupees. This फ्रॉड मॉनिटरिंग कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से होगा ये भी उन्होंने बताया। चेयरमैन इज़ अ क्रिटिकल मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर कमेटी। 2 members शुड बी फ्रॉम द ऑडिट कमेटी ऑफ द बोर्ड एंड 2 other members ऑफ द बोर्ड। उन्होंने फंक्शंस भी डिस्क्राइब किए हैं कि भाई ये फ्रॉड क्यों हुआ, हमारी सिस्टम में कोई खामियां हैं, और इफ़ इट ऑल देयर आर एनी शॉर्ट कमिंग्स इन आवर सिस्टम, दो सिस्टम्स आर रिक्वायर्ड टू बी इम्प्रूव्ड, एंड देन देयर इज एनुअल रिव्यू statement that also you must submit regularly. Guidelines for reporting to the fraud have also been covered in this. इसमें और एक वो इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इलीगल ग्रेटिफिकेशन लेके अगर कोई बंदा आपका क्रेडिट फैसिलिटी देता है, दैट हैज़ टू बी क्रेडिट फैसिलिटी देता है तो इवन दैट हैज़ टू बी रिपोर्टेड टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ने एक वेरी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट उन्होंने की है। वो कैसा है? इन डीलिंग विद केसेस ऑफ embezzlement and fraud, banks should not merely be motivated by the necessity of recovering the amount expeditiously, but should also be motivated in public interest to ensure that the guilty are properly punished. Now, why they want you to report? Because this is the intention. Because you deal in people's money, and therefore, अगर आपके यहाँ कोई एक्सटर्नली और इंटरनली किसी ने आपके बैंक को चीट किया है या फ्रॉड किया है, पुलिस कंप्लेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। मैंने ऑलरेडी रेफरेंस किया है कि पुलिस कंप्लेंट किस तरह से करना है, और आखिरी में इस सर्कुलर में वो ये कहते हैं कि फ़्रॉड को बंद कैसे किया जा सकता है। बंद इस तरह से किया जाता है, जो रिपोर्टिंग में आपने फ्रॉड जो रिपोर्ट किए हैं, हाउ टू क्लोज देम। दे से दैट इफ़ दी केसेस पेंडिंग विद द पुलिस और कोर्ट आर फाइनली डिस्पोज्ड ऑफ, स्टाफ अकाउंटेबिलिटी आपने एग्जामिन कर ली है, फ्रॉड का अमाउंट आपने रिकवर कर लिया है या राइट ऑफ कर दिया है, इंश्योरेंस क्लेम आपको अगर मिल गया है, ऐसे 4-5 रीजंस उन्होंने दिए हैं बेस्ड ऑन विच यू कैन क्लोज द फ्रॉड इज़ व्हाट द आइडिया इज़। मुझे लगता है कि गाइडलाइंस काफ़ी सरल है, हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, उसकी वजह अलग अलग है। हम डरते हैं किस चीज़ से डरते हैं? मैंने अगर फ्रॉड रिपोर्ट कर दिया या फिर मैं पुलिस में गया तो लोकल न्यूज़पेपर में न्यूज़ तो आ जाएगी, अगर जैसे ही न्यूज़ आती है तो हो हल्ला हो जाएगा। इस डर की वजह से हम लोग पुलिस के पास जाना नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर आप ट्रांसपेरेंट हो, ओपन हो, तो पुलिस से सामने जा कर के बात कर सकते हो कि मुझे ये क्यों रिपोर्ट करना है। लोकल पुलिस, लोकल पेपर, न्यूज़पेपर में अगर आपके फ्रॉड की कोई इन्फॉर्मेशन आती है, सो इट्स नेसेसरी you counter that news on the very next day. How do you counter that? फ्रॉड हो गया, आपने नहीं किया, आपके किसी बंदे ने किया है या एक्सटर्नल आदमी ने किया है। आपका काम ये है कि आपने सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए क्या किया है, एंड व्हाट यू आर डूइंग टू रिकवर द लॉस दैट यू हैव सफर्ड, दैट हैज़ टू अपीयर इन द न्यूज़ सो दैट द पब्लिक कॉन्फिडेंस इज़ नॉट डेंटेड। डरो मत, फ्रॉड रिपोर्ट करो। फ्रॉड रिपोर्ट नहीं करोगे, आपने देखा होगा मेरे अंदाज से कम 22 या 23 बैंकों को नॉन रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड और डिलेड रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड के लिए रिजर्व बैंक ने पनिशमेंट दी है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ही नहीं,
पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी, कमर्शियल बैंक्स भी। तो बैंक एज अ यूनिट यू मस्ट इंश्योर दैट फ्रॉड इज़ अ वेरी रिस्की एरिया। डिटेक्ट होने के बाद जो टाइम फ्रेम है उसका कंप्लाई करो। रिकवर करना एक बात अलग है, रिकवर तो करना ही है, उसमें कोई चॉइस ही नहीं है। और जिस बंदे ने गलत तरीके से काम किया है उसको पनिश भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे गंदे लोग आपके इंस्टीट्यूशन में नहीं होने चाहिए। अगर है भगाओ उनको, टेक ऑल अप्रोप्रिएट डिसिप्लिनरी एक्शन and see to it that the person is no longer working with you, because he has already dented your image in the eyes of public, and your failure to report in time, your image is dented in the eyes of Reserve Bank of India. Why do that? So this is what I believe, and therefore this fraud reporting has to be handled carefully by a fairly senior person, and the CEO must involve in taking interest, and as also the board must also involve and be careful while handling these cases. Many times it so happens that the fraud has been taken place in your bank. You don't know, you don't detect, but then there is a public news in public domain, in which case also Reserve Bank of India expects that you report to them. Whether there is a financial loss or otherwise, there are identity thefts, and once these identity thefts are taken up and your officers are cheated, report it. You must report it, because you have to be very transparent in banking. If you are not a true banker. दोस्तों, अगर मैं जो कहता हूँ आपको अच्छा लगता है तो ये वीडियो भी आप शेयर कीजिएगा। आपके कोऑपरेटिव बैंकिंग में काम करने वाले जितने भी फ्रेंड्स हैं, मैं कमर्शियल बैंकों के लिए वीडियो नहीं बनाता हूँ, उनके पास सिस्टम है, और बड़े बैंकों के लिए भी नहीं बनाता हूँ। ये जो छोटी बैंक है, मुझे लगता है कि सेक्टर सर्वाइव करना बहुत ज़रूरी है। तो छोटी छोटी चीज़ों का पालन करो, तकलीफ़ आपको नहीं होगी, तकलीफ़ आपकी वजह से किसी अन्य सेक्टर के बैंकों को भी तकलीफ नहीं होगी। आपको पनिशमेंट होती है, पूरा सेक्टर हिलता है, इतना याद रखो। एंड देयरफॉर यू हैव टू बी केयरफुल। एनीवे, आई होप you enjoyed this video. Please do like, please do subscribe and share this video. Thank you so much for watching me.